स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 11 और चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज के इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई को हम जानेंगे एक सेंसिटिव या एक सेंस ऑर्गन के तौर पर। इसके बाद हम ह्यूमन आई के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस को डिटेल में डायग्राम के हेल्प से समझने वाले हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टू आइज़ की, यानी हमारे पास जो दो आंखें हैं, दो आंखें होने का हमें फ़ायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये तीन टॉपिक जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं ये टॉपिक हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आइए समझते हैं हम सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई जो है एक लाइट रिसेप्टिव सेंस ऑर्गन है। हमारे पास जितने भी 5 सेंस ऑर्गन हैं उसमें सबसे वैल्यूएबल और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है आइज़। आई जो है हमें कैपेबल बनाता है ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। आई होता कहाँ पे है, तो आई जो है वो लोकेटेड होता है आई बॉल में, और आई बॉल का जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो आगे बढ़ने से पहले ना एक बार हम ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को ना देख लेते हैं कि ह्यूमन आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की, आई लेंस की, जिसके बारे में लिखा गया क्रिस्टलाइन लेंस। आप नोटिस कर सकते हैं ये हमारा जो है क्या है, क्रिस्टलाइन आई लेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइरिस। आइरिस का जो ये लेयर है ये रहा आपका आइरिस का लेयर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना वो आइरिस के ऊपर होता है, यानी आइरिस के बाहर का कवरिंग होता है और उसको हम कहते हैं कॉर्निया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉर्निया जो है ना वो आई लेंस का सबसे आउटर कवरिंग है। इसके अलावा जो अभी हमने आइरिस की बात करी ना, आपने यहाँ पे जो आइरिस देखा, ठीक है, इस आइरिस के बीच में ना एक होल होता है और इसी होल को हम कहते हैं पुपिल, जिसके थ्रू लाइट जो है हमारे आंखों में एंटर करता है। इनके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमें ख्याल रखने हैं वो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स आप नोटिस कीजिए कहाँ पे है, ये जो आपको ब्लैकिश सा रीजन यहाँ पे दिख रहा है और ये जो रीजन दिख रहा है ना, ठीक है, ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है और इसे ही हम कहते हैं सिलियरी मसल। इसका काम क्या होता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सिलियरी मसल्स इधर वाला अपवर्ड ऊपर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ये अगर इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो जो आई लेंस का शेप है ना ये क्या हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, आई लेंस हमारा थिन हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये इसके अपोजिट अगर हम सोचना चाहें, जो हमारा यहाँ पे सिलियरी मसल है ये, ठीक है, अगर ये सिलियरी मसल्स जो है डाउनवर्ड इधर मूवमेंट हो इसका और इसका इधर मूवमेंट हो, यानी अगर ये रिलैक्स करे तो आई लेंस जो है ना उसका शेप हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब ये थिन और थिक जो हो रहा है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई लेंस का जो ये कर्वेचर चेंज हो रहा है इसकी वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा ताकि हमारा जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बने, रेटिना पे बने। तो हम इसको ना डिटेल में आगे समझने वाले हैं कि सिलियरी मसल्स जो है ना उसका क्या काम है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा रेटिना। रेटिना की बात करें ना, रेटिना ये रहा, आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये क्या है, रेटिना है। ठीक है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है और ये एक तरह से स्क्रीन के तौर पर काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। तो अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कॉर्निया को। देखिए, कॉर्निया जो है बोला गया है कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ आई, यानी हमारे आँखों का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसे हम कह रहे हैं कॉर्निया। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, कॉर्निया अगर आप नोटिस करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो गया क्या, आई लेंस। ठीक है, और इस आई लेंस के ऊपर जो है ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आइरिस, और बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, तो बीच में हमारा यहाँ पे है पुपिल, और इसके बाहर का जो लेयर है ना, सबसे आउटर लेयर जो है, ये लेयर जो सबसे आउटर हमें दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे।
तो कॉर्निया जो है एक थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैसा है, थिन है, एक झिल्ली की तरह होता है, काफ़ी पतला होता है और ये ब्लैकिश पार्ट है हमारे आँखों का और ये वही पार्ट है जहाँ से लाइट जो है ना हमारे आँखों में एंटर करता है। इसे आप और इजीली समझ सकते हैं, आप यहाँ नोटिस करें, देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बीच में जो ब्लैकिश सा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा पुपिल और इसके चारों ओर जो नीला नीला सा ये आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा आइरिस और इसके ऊपर जो लेयर होगा ना उस लेयर को हम कहेंगे कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में आपने क्या समझा कि कॉर्निया जो है एक थिन मेम्ब्रेन होता है और यहीं से लाइट जो है वो हमारे आँखों में एंटर करता है। ये एक तरह से ना हमारे आँखों के लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है, यानी जो हमारे आँखों का लेंस है ना उस लेंस को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मोस्ट ऑफ द रेज एंटरिंग द आई आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम हेयर। इसका मतलब है कि हमारी आँखों में जो अधिकांश रे एंटर करती हैं ना उनमें से अधिकांश रे जो है ना यहीं से क्या हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। आई लेंस को समझते हैं। आई लेंस के बारे में कहा गया है कि ये कन्वेक्स लेंस है विच कन्वर्ज लाइट एट रेटिना, यानी आई लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है और ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, कहाँ पे, रेटिना पर। तो आप इसे यहाँ समझिए, देखिए ये आपको आई लेंस दिख रहा है ना, ठीक है, अगर ये हमारा आई लेंस हो गया और सपोज कीजिए कि मैंने ये ले लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये जो पॉइंट अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंस होंगी तो जब रे ऑफ लाइट इससे एंटर करेंगी तो उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे बेंड हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं रे ऑफ लाइट लेकर जाता हूँ तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे बेंड हो जाएंगे और ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा और ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं इमेज वहीं बनता है, तो इस केस में तो इमेज यहाँ बन रहा है ना, तो क्या यहाँ जो इमेज बन रहा है वो हमें दिखाई देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि स्क्रीन कहाँ है, स्क्रीन तो यहाँ पे है, रेटिना तो यहाँ पे है, ठीक है, तो इमेज हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि जो ये आई लेंस है ना ये अपने फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अब कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये जो सिलियरी मसल है ना, अगर ये मसल कंट्रैक्ट करता है तो आई लेंस का जो शेप है ना वो क्या होगा, चेंज होगा, यानी आई लेंस हमारा थिन हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जो है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो फोकल लेंथ बढ़कर कहाँ पहुँच जाएगा, रेटिना पे पहुँचेगा। तो लाइट कन्वर्ज होने के बाद कहाँ मिलेंगे, रेटिना पे मिलेंगे और इस तरह से हमारा क्या होगा, इमेज रेटिना पे बनेगा और वो हमें दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो आई लेंस है वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, यानी ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और कहाँ कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने फोकल लेंथ को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो इस पॉइंट में हम समझेंगे इट एकोमोडेट इट्स फोकल लेंथ, ये क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट वर्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी ये अपने फोकल लेंथ को ना या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और आप इस बात को समझ पाए होंगे कि फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए करना क्या होगा, तो जो आई लेंस है ना इसका जो ये शेप आपको दिख रहा है ना, इसके शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा और इसके शेप को हम कहेंगे कर्वेचर, यानी इसके कर्वेचर में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अभी जो ये आई लेंस है इसका कर्वेचर अगर मैं चेंज करके दिखाऊं तो जैसे ये देखिए थिन हो गया तो हम कहेंगे इसका कर्वेचर क्या हो गया, कम कम हो गया। अगर इसी आई लेंस को मैं अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, तो अब क्या हो गया है, इस आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है। तो आई लेंस के ना कर्वेचर में चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ में चेंज आएगा और इस वजह से जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बनेंगे, रेटिना पे बनेंगे। समझते हैं आइरिस को। इट इज़ अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम, यानी ये एक मस्क्यूलर डायफ्राम होता है सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आँखों को विजुअलाइज करें तो आपके आँखों के सबसे जो ऊपर लेयर होगा ना वो कॉर्निया होगा और कॉर्निया से जो अंदर वाला लेयर होगा ना वो होगा आइरिस। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ ना ये रीजन, ठीक है, ये हमारा हो गया आइरिस हो गया और इसी आइरिस के बीच में ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना ये हमारा क्या हो गया, पुपिल हो गया। तो एक तरह से जो पुपिल होता है ना वो आइरिस के सेंटर में होता है और ये आइरिस करता क्या है, तो कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल, ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो आप एक बार दोबारा से इसे समझ सकते हैं, आप नोटिस कीजिए,
ये जो ब्लैक सा पार्ट इस आँखों में दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया? पुपिल हो गया। और इसके चारों ओर जो नीला-नीला सा रीजन दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा क्या? आइरिस। हालाँकि ये नीला दिख रहा है लेकिन जनरली कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है? ये हो गया आइरिस और इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी जिसको हम क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हमारा ये नीला सा आइरिस वाला रीजन है ना, इसके बीच में एक ब्लैक सा डॉट है और वो डॉट क्या हो गया? हमारा पुपिल हो गया। तो पुपिल कहाँ पे है? आइरिस में है। यानी कि पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा। समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पुपिल को और इसके फंक्शन को। पुपिल जो है ना एक स्मॉल होल होता है, कहाँ पे? आइरिस में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है? पुपिल है और ये इधर क्या है? आइरिस है। तो ये आइरिस का लेयर है और इसी लेयर के बीच में क्या होता है? पुपिल होता है। इट एक्ट एज पासेज फॉर लाइट। ये लाइट के ना पासेज की तरह एक्ट करता है, मतलब एक तरह से ना ये विंडो है, लाइट यहीं से क्या होता है? हमारे आँखों में एंटर करता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पुपिल का काम है वो ये है कि हमारे आँखों में जो लाइट एंटर करता है ना, उसके अमाउंट को ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। यानी हमारे आँखों में कितना लाइट एंटर करेगा, उसके अमाउंट को कौन रेगुलेट करेगा? पुपिल रेगुलेट करेगा। आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब काफ़ी रोशनी होती है उस समय आप प्रयास करते हो अपनी आँखों को बंद करने के लिए। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उस समय अमाउंट ऑफ लाइट जो है ना वो ज़्यादा एंटर हो रहा है आपकी आँखों में। तो आप आँखों को बंद करते हैं ताकि पुपिल का साइज़ क्या हो जाए? छोटा हो जाए और अमाउंट ऑफ लाइट थोड़ा सा कम हो जाए। उसी तरह जब अंधेरा होता है, चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम अपने आँखों को ना बहुत खोल के देखने का प्रयास करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो पुपिल होता है ना उसका साइज़ क्या होता है? बढ़ जाता है ताकि लाइट जो है ना वो ज़्यादा एंटर कर सके। तो इस तरह से पुपिल क्या करेगा? रेगुलेट और कंट्रोल करेगा किस चीज़ को? तो हमारे आँखों में एंटर करने वाले लाइट को। अब हम समझते हैं सिलियरी मसल को। ह्यूमन आइज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन लेंस के बाद, तो वो है सिलियरी मसल। इट कंट्रोल्स द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यानी ये आई लेंस के ना कर्वेचर को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करेगा? तो दो तरह से, रिलैक्सेशन के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। जैसे आप समझिए यहाँ पे ये हमारा जो है, ये जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया? सिलियरी मसल दोनों तरफ। ये हो गया सिलियरी मसल। अब आप खुद सोचिए अगर ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर हमारा जो आई लेंस है ना उसका शेप जो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ये शेप कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा थिन हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आया, आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आया। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका सिलियरी मसल है, यहाँ पे ये सिलियरी मसल है, ठीक है। अगर ये इधर की तरफ आता है और अगर ये इधर जाता है, यानी कि ये रिलैक्स होते हैं, तो उस केस में हमारा जो आई लेंस है ना वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आया, आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आया। तो हमने क्या समझा कि जो सिलियरी मसल है ना ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है आई लेंस के कर्वेचर को। और कैसे करेगा? तो दो तरीके से, रिलैक्सेशन के माध्यम से और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। चेंज इन फोकल लेंथ ड्यू टू चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब सिलियरी मसल जो है वो आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर रहा है और आई लेंस के कर्वेचर में चेंज आने के कारण आई लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे आँखों में ना दो तरह के ना लिक्विड होते हैं और इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पहला जो लिक्विड है ना उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ए क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। किसके बीच में है ये? कॉर्निया और लेंस के बीच में है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हो गया हमारा कॉर्निया, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में ना यहाँ पे एक लिक्विड रीजन होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड रीजन होता है और इसी लिक्विड को हम क्या कह रहे हैं? एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, एक्वस ह्यूमर जो है ना वो हमारे आँखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हमारे आइरिस को और हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो वेस्ट बनते हैं ना हमारे आँखों में उसको बाहर करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा जो लिक्विड है हमारी आंखों में वो है विट्रियोस ह्यूमर।
द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद इट। मतलब कि जो हमारा ये जो आई लेंस है ना, ये हमारा आई लेंस हुआ और ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये रेटिना हुआ। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में ये जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड होता है और इसी लिक्विड को हम कह रहे हैं विट्रियस ह्यूमर। अब इसका क्या काम है, तो इसका काम है जो हमारा आई का एक शेप होता है ना, राउंड शेप, उस राउंड शेप को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अपने आंखों के स्क्रीन के बारे में, जहाँ पे इमेज बनता है जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, यानी काफ़ी नाजुक ये झिल्ली है। इट वर्क्स एज अ स्क्रीन टू फॉर्म इमेज बाय आई लेंस, यानी आई लेंस से जो इमेज बनता है ना, उसके लिए ये एक स्क्रीन के तौर पर काम करता है। हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, यानी इसके अंदर ना बहुत सारे ना लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और दो लाइट सेंसिटिव जो सेल होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पहला है रॉड सेल्स और दूसरा है कॉन सेल्स। तो रेटिना को अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा डेलिकेट मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं रेटिना, और यहीं पर इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है। अब समझते हैं हम ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व की बात करें तो इट इज़ अ मेन नर्व डेट पासेज सिग्नल्स टू द ब्रेन। अब ध्यान से आप समझिएगा, इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज बनता है रेटिना पर, और ये रहा हमारा रेटिना का रीजन, ठीक है, यहाँ इमेज बनता है। अब चूंकि हमारा जो आई लेंस है वो एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, इस साइड में रियल और इन्वर्टेड। लेकिन आप खुद बताइए, जिन भी चीज़ों को आप देखते हैं, क्या वो चीज़ें आपको उल्टी दिखती हैं, इन्वर्टेड दिखती हैं, नहीं दिखती हैं ना। तो होता क्या है कि रेटिना पे जो इमेज बनता है ना, इसका सिग्नल जो है ना वो ब्रेन के पास जाता है। किस फॉर्म में जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा। अब सवाल है कि ये सिग्नल पहुंचाएगा कौन, तो ये सिग्नल पहुंचाएगा ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो ये जो रीजन है ये है आपका ऑप्टिक नर्व का रीजन, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। तो आपने क्या जाना कि ऑप्टिक नर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिना पे जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है, और उस इमेज का जो मैसेज है वो ब्रेन तक कौन कन्वे कर रहा है, ऑप्टिक नर्व कन्वे कर रहा है। और फिर ब्रेन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इंटरप्रीट करता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो हैं वो सीधी दिखाई देती हैं या इरेक्ट दिखाई देती हैं। समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लिव्स द आई, यानी ये वैसा पॉइंट है ना जिस पॉइंट्स पे ना रॉड्स और कोन्स की कोशिकाएं नहीं होती हैं, और इस वजह से अगर इस पॉइंट पर इमेज बनेगा तो वो हमें उसका मैसेज जो है ना ब्रेन तक नहीं जाता है, और इसीलिए हमें वो इमेज दिखता नहीं है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो रीजन है ना, ये रीजन ये है ब्लाइंड स्पॉट का, यानी अगर इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे रॉड्स और कोन्स के सेल्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो इमेज बनता है उस इमेज का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मैसेज है, वो मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व जो है ना वो ब्रेन तक नहीं पहुँचा पाता है, और इसीलिए चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब इस सेशन के सबसे अंतिम टॉपिक को हम समझते हैं, इम्पॉर्टेंट ऑफ टू आइज, यानी हमारे पास दो आंखें हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, वन आइज इज हैविंग ए फील्ड ऑफ विजन अबाउट 150 डिग्री, यानी एक आंख जो है ना उसका जो फील्ड ऑफ विजन होता है, यानी देखने का जो एरिया होता है उसका रेंज जो होता है ना 150 डिग्री होता है। अब दो आंख होने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो देखने का जो रीजन है ना वो बढ़कर कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। देखिए, अब ये जो इंसान है ना, अब ये सामने बैठे हुए इंसान को देख रहा है या सामने की तरफ देख रहा है, तो इसकी जो दोनों आंखें हैं उन दोनों आंखों से जो स्ट्रेट बाइनोकुलर जो विजन होगा ना उसका रीजन इतना हो रहा है, ये रीजन हो रहा है। लेकिन जो राइट वाला आई है ना उसके कारण इतना एरिया वो और देख पाएगा, और लेफ्ट वाले आई के कारण ना इतना एरिया वो और देख पाएगा। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास का एरिया जो है इंसान देख पाता है, क्योंकि हमारे पास कितनी आंखें हैं, दो आंखें हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि हमें इसकी वजह से 3 डायमेंशनल व्यूज़ मिलता है। 3 डायमेंशनल व्यूज़ का मतलब ये होता है कि आप अभी खुद इस चीज़ को ना विजुअलाइज करने का प्रयास करें, कि आप देख सकते हैं कि आप जब सामने की तरफ देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऊपर की
भी दिखाई देती हैं, कुछ डाउनवर्ड भी दिखाई देती हैं और कुछ फ्रंट की भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गया, अपवर्ड, डाउनवर्ड और फ्रंट। तो हमारे पास 2 आँख होने का और सामने की तरफ आँख होने का फ़ायदा ये है कि हमें किसी भी चीज़ का 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, तो हमारा जो रीजन है ना विजन का, यानी देखने का जो एरिया है ना, वो एरिया हमारा बढ़ जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो इस क्लास में हमने ह्यूमन आइज़ और ह्यूमन आइज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के फंक्शन को समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।